हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के अधिकारियों को मेरा नमस्कार। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूं जो मैं आपको एक दिन और भी मैंने बताया था, आपको कल ही बताया था आई थिंक। तो देखिए गाइस, काफी ज्यादा न्यूज जो है वो आ रही है कि प्रीलिम्स यूपीएससी का पोस्टपोन हो जाएगा। काफी सारे यूट्यूब चैनल पर ये चीज दिख रही है, काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस प्रकार के कि यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाएगा। राइट, आपको पैनिक नहीं करना है, किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करना है। आप आने वाले कल के अधिकारी हो, ऑफिसर्स हो, जब तक यूपीएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं देगी तब तक आपको बिलीव नहीं करना है और ये फालतू लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। राइट, क्योंकि ये सब लोग जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आप अपनी पढ़ाई पर बने रहो, कंटिन्यू रखो अपनी तैयारी को। और आने वाले कल के ऑफिसर हो, ऑफिसर रेलिवेंट सोर्सेज पे बिलीव करते हैं, ना कि ऐसे इररेलिवेंट सोर्सेज पे बिलीव करते हैं। तो जब यूपीएससी खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डालेगी और कुछ मेंशन करेगी तब फिर अपन मानेंगे कि हाँ चलो प्रीलिम्स जो है वो पोस्टपोन हो रहा है। बट फिर भी मैं तो ये कहता हूं, अगेन मैंने रिपीट करता हूं फिर से यही वाली बात कि अगर यूपीएससी पोस्टपोन भी करती है एग्जाम को तो भी आपको अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि 27 जून से पहले पहले तक अपने जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर डालना है, जिससे कि जो पोस्टपोन वाला जो आपका पीरियड होगा उसमें आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करोगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि अपना एक और चैनल है जिसका नाम है झा सर अकेडमी, जनरल स्टडीज का चैनल है वो। तो जनरल स्टडीज के जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं वो वहां पर मैं अपलोड कर रहा हूं, आपके लिए काफी फायदेमंद वो टॉपिक्स हैं। जरूर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपना टेलीग्राम का ग्रुप तो सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का एक ग्रुप है अपना, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक मिल जाएगी। क्योंकि उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूं और या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोग को देनी होती है तो वहां पर तुरंत मैं प्रोवाइड करा देता हूं। राइट, पूरी अपडेट्स जो होती है लेक्चर से रिलेटेड वहां पर आपको मिल जाती हैं। तो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें जनरल स्टडीज के टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अपलोड कर रहा हूं अभी, जो कि आपके काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलो नाम के आगे आईएएस लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहां पर बात हो रही है वोरुख की। आपको शायद याद आ रहा होगा अगर आपने कल के लेक्चर को अटेंड किया होगा तो, कि कल हम लोगों ने किर्गिस्तान और तजिकिस्तान पर जो बॉर्डर टेंशन हम लोग को देखने को मिल रही है, बॉर्डर पर जो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको काफी डिटेल में डिस्कस किया था। इतना ही नहीं, हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल एशियन रीजन जो है, सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हम लोग को आज की डेट में देखने को मिलता है। और किर्गिस्तान और इंडिया के कैसे संबंध है, तजिकिस्तान और इंडिया के कैसे संबंध है, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। यानी कि इस इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था काफी डिटेल में। जिन स्टूडेंट्स ने कल का लेक्चर कवर नहीं किया है, कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था
जरूर कवर कीजिए। और मुझे कुछ कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि सर इतने बड़े बड़े लेक्चर आप बना रहे हो, 2 घंटे का लेक्चर कैसे हम कवर करेंगे। अरे जब मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव हूं और इस समय मुझे पढ़ाने में 2-2 घंटे के लेक्चर क्रिएट करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो आपको तो पढ़ना है और आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, 2 घंटे से डर रहे हो। मुझे तो कभी कभी बुरा लगता है कि मैंने कहा यार यहां पर इतना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, और बल्कि दावे के साथ, और इसके प्रूफ भी देता हूं कि जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आएंगे, बट फिर भी लोग कतराते हैं। तो इस प्रकार से मत किया करो, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप पूरे हर जगह जब देखते हैं तो 20 मिनट 30 मिनट में करंट अफेयर्स को कवर कर दिया जाता है। करंट अफेयर्स ही एक ऐसी चीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज आज की डेट में देखने को मिलता है। इवन जनरल स्टडीज के स्टैटिक पोर्शन में जो चीजें आती है ना, वो भी करंट अफेयर से लिंक होती हैं। तो यहां पर मैं आपकी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में प्रॉपर तैयारी करवा रहा हूं, उसके बावजूद भी कंप्लेन करते हैं लोग। और देखो मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं तो ये इस तरीके की तैयारी कंटिन्यू रखूंगा ही, क्योंकि मुझे जो सीरियस एस्पिरेंट्स है जिनको वाकई सिलेक्शन चाहिए उनकी मुझे तैयारी करानी है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, राइट। बाकी मुझे पसंद नहीं है कि कोई कंप्लेन करे इस प्रकार से लेक्चर की लेंथ को लेकर। हाँ कभी कभी माना कि हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं, बट वो इसलिए भी, जैसे कि कल पॉजिट्रॉन का एक टॉपिक था जिसमें स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कुछ समझ में नहीं आया वाला टॉपिक। मैंने आपको बताया था लेक्चर के दौरान कि ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं इसमें कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं, बट फिर भी एक बार पूरे टॉपिक को अगर कवर कर लो, मतलब एक बार पूरे टॉपिक को गो थ्रू कर लो, तो एटलीस्ट ये रहता है, एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ यार मैंने भी पढ़ा दिया आप लोग को, और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ एक टॉपिक को हमने एटलीस्ट गो थ्रू तो कर दिया। बट उस टॉपिक में क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये हाईलाइट करो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अक्सर ऐसा बोलता हूं ना मैं, क्यों बोलता हूँ, जैसे कि आपका माइंड जो है वो तुरंत क्लिक करे। और कोशिश किया करो जब भी मैं पढ़ाऊं तो जो भी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे ही मैंने कुछ चीज आपको बताई, जैसे कि अभी हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं वोरुक के बारे में, तो मैं सबसे पहली चीज तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि वोरुक जो है ये हम लोग को एक सिटी देखने को मिलती है तजिकिस्तान में। तो ये नदन तजिकिस्तान में एक सिटी है, और ये एक जमोत है, जमोत जो कि रूसी भाषा में ये समुदाय इसको कहते हैं, जमोत को, राइट। और ये जो एरिया है ये किर्गिस्तान से घिरा हुआ है पूरा का पूरा, ये वाला एरिया, राइट। और इसी एरिया पर टेंशन हम लोग को देखने को मिल रही है। किर्गिस्तान की एक सिटी है इश्फारा, और यहाँ पर सुग्ध क्षेत्र है तो उसका ये पार्ट हम लोग को नजर आता है, राइट। ये वाला जो एरिया जो घिरा हुआ है, राइट। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये वोरुक जो है ये तजिकिस्तान की सिटी हम लोग को नजर आती है। किसकी? तजिकिस्तान की सिटी है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट एक थोड़ा सा ध्यान में रखना। और दूसरा ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो जमोत पूछा जा सकता है। तो जो सेंट्रल एशियन की कंट्री होती है जैसे कि तजिकिस्तान जो है, तो यहां पर तीसरा लेवल जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, कम्यून्स जो जैसे होते हैं, तो उसी प्रकार का तीसरा लेवल, जैसे और इजी तरीके से आपको समझने के लिए, जैसे कि स्टेट लेवल होती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, राइट। और एक हम लोग को कौन सी लेवल देखने को मिलती है? लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज आ गई, पंचायत आ गई, है ना। तो ये तीसरा लेवल सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का हम लोग को देखने को मिलता है कहां पर? तजिकिस्तान में। और ये जमोत है जो कि एक सिटी हम लोग को देखने को मिल रही है यहां पर तजिकिस्तान के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। सिंपल सी ये चीज है कुछ। अब देखिए बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण धरती का जो एक्सिस है, एक्सिस क्या होता है धरती का? ये हमारी धरती है, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और उसका आंसर देना। ये धरती है, धरती के बीच में एक लाइन हम लोग को देखने को मिलती है, उसे एक्सिस बोलते हैं। क्या मैं सही हूं? मैं सही नहीं हूं। धरती के बीच में कोई लाइन होती नहीं है। अगर मैं बोलता कि धरती के बीच से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, तो दैट इज करेक्ट। प्रीलिम्स शब्दों का खेल है। इमेजिनरी लाइन, अगर सिर्फ लाइन में डाल दूं कि धरती के बीच से एक लाइन गुजरती है, धरती के बीच से हम लोग को देखने को मिलता है, उसके अंदर से एक लाइन गुजरती है पोल टू पोल उसके, तो वो वाली जो लाइन जो होती है वो एक्सिस होता है धरती का, उस पर धरती गोल घूमती है। क्या ऐसी कोई लाइन वास्तविक में है? नहीं है। तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइन। तो वर्ड को भी, यानी कि पूरे सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। एक भी वर्ड अगर ऑमिट हो गया ना, निकल गया, तो वो पूरा उसका मीनिंग जो है वो चेंज कर सकता है। आप खुद ही देख लो, खुद ही समझो। और ऐसे ही खेल होते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और यही चीज पे आपको अपना फोकस रखना है, कंसंट्रेशन रखना है कि हर एक लाइन पढ़ रहे हो उसका हर एक वर्ड ध्यान से पढ़ो। अभी जैसे कि जो भी स्टूडेंट अभी टेस्ट सीरीज इन्होंने एनरोल किया होगा, तो हर एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है, और अगर ध्यान से पढ़ोगे नहीं हर एक वर्ड को तो गलती निकल के आएगी, और आपने नोटिस भी किया होगा, राइट, ये वाली चीज। चलो एनीवेज, तो क्लाइमेट चेंज के कारण धरती अपने
एक्सिस यानी कि धरती का जो एक्सिस हो रहा है वो शिफ्ट हम लोग को होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्टडी एक सामने आई है। तो एक स्टडी के अनुसार बताया जा रहा है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, जो पूरे दुनिया भर का जो टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, उसके कारण ग्लेशियरों के अत्यधिक मात्रा में पिघलने की वजह से, आपको पता है कि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, गर्मी हो रही है, तो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो उस वजह से 1990 के दशक के बाद से हमारे ग्रह का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है सामान्य से अधिक गति कर रहा है। यानी कि जो प्लैनेट का जो एक्सिस है रोटेशन का, राइट, तो ये काफी तेजी से मूव कर रहा है 1990 के बाद से। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। और इस परिवर्तन से दैनिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, मतलब कि डेली लाइफ अफेक्ट नहीं होगी इस चेंज के कारण। फिर भी इससे दिन की लंबाई में कुछ मिली सेकेंड का बदलाव हो सकता है, क्योंकि एक्सिस तेज घूम रहा है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा टाइम जो है वो उसमें चेंजेस हम लोग को नजर आएंगे। तो बताया जा रहा है कि डे की जो लेंथ है वो कुछ मिली सेकेंड से बढ़ जाएगी, चेंज होगी। ठीक है, तो क्लियरिटी हुई स्टडी के बारे में कि क्या स्टडी हमें देखने को मिली। अब धरती का एक्सिस क्या होता है, पृथ्वी का अक्ष क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो रेखा होती है जिसके सहारे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, यानी कि स्पिन करती है अपने आप में एक्सिस की मदद से, राइट, स्पिन होती है उस जगह पर। तो ये जो पॉइंट होता है जिसमें एक्सिस जो है वो इंटरैक्ट करता है प्लैनेट के सरफेस से, वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ पोल्स से होते हुए हम लोग को नजर आता है, राइट, वो दिखता है। बट ये एक्सिस जो है वो इमेजिनरी लाइन है, ये चीज आप ध्यान में रखना कि ये इमेजिनरी लाइन हम लोग को देखने को मिलती है। और अब ये शिफ्ट कैसे कर जाती है, यानी कि एक्सिस शिफ्ट कैसे करती है। अब आपको पूरी क्लैरिटी समझ में आएगी कि ये इमेजिनरी लाइन में इसको क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि देखो, अगर एक वाकई में एक डंडा होता धरती के बीच से जो उसको रोल कर रहा होता है इस प्रकार से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डंडा तो शिफ्ट हो ही नहीं सकता था, राइट, क्योंकि धरती से के बीच से होता हुआ गुजर रहा है। ऐसे ही तो बोलते हैं ना, एक्सिस ऐसी प्रकार की होती है। बट देखो यहां पर अब चीज को समझना, तो लोकेशन जो है वो पोल्स की वो फिक्स नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, पोल्स की लोकेशन फिक्स नहीं है, बट एक्सिस जो मूव करता है वो जब भी धरती के मास में चेंजेस होते हैं, यानी कि धरती का जो वजन है जब उसमें चेंजेस हो जाता है, आपको पता है ग्लेशियर मेल्ट होने के कारण जो है वो एक्सिस में शिफ्ट हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं धरती का जो मास है उसमें चेंज आया है, जिसके कारण से एक्सिस में शिफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट अगर वाकई में डंडी हो रही होती तो ऑब्वियस ही बात है कि इस प्रकार की अगर वाकई में अंदर से कुछ होता, धरती के अंदर इस प्रकार का कुछ होता है, इस प्रकार की मतलब हम लोग को खंभा देखने को मिलता है या इस प्रकार की कुछ चीज देखने को मिलती, राइट, सरिया देखने को मिलता है, तो क्या इसमें चेंज आ पाते? नहीं आ पाते। तो चेंज क्यों आ पा रहे हैं? क्योंकि इमेजिनरी चीज है ये, राइट। इसे हम लोग मानते हैं कि ये एक एक्सिस है जिस पर धरती रोल करती है, मूव करती है, गोल घूमती है ना। तो ये वाली चीज है। बट इसमें चेंजेस आते कब हैं? जब धरती का मास जो है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और पोल्स भी मूव करते हैं, जब एक्सिस मूव करता है तो पोल्स मूव करते हैं, और जो मूवमेंट होता है ये वाला, ये पोलर मोशन इसे हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब नासा के अकॉर्डिंग बताया गया कि 20वीं सेंचुरी के डेटा को देखते हुए ये चीज सामने आई कि धरती का जो एक्सिस जो स्पिन करता है उसमें हर साल ये 10 सेंटीमीटर पर शिफ्ट करता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर ड्रिफ्ट करता है, यानी कि मूवमेंट इसमें हम लोग को 10 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। प्रतिवर्ष लगभग 10 सेंटीमीटर की विस्थापन इसमें होता है, यानी कि चेंज होता है, ड्रिफ्ट करता है ये, राइट। और लगभग 100 सालों में पोलर मोशन जो है वो 10 मीटर से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, यानी कि पोलर का जो मूवमेंट होता है 10 मीटर से ज्यादा एक्सीड हो जाता है, बढ़ जाता है, आगे चला जाता है एक सेंचुरी में, यानी कि 100 सालों में। जनरली पोलर मोशन जो है वो जब भी हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, ओशियन में और सॉलिड अर्थ में जब भी चेंजेस होते हैं, मतलब कि मोटे मोटे तौर पर धरती के मास में जब भी चेंज होते हैं मेनली, तब उस समय हम लोग को पोलर मोशन देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने भी आपको पढ़ाया। तो नई स्टडी जो है उसका क्या कहना है? तो 1990 से क्लाइमेट चेंज जो है उसके कारण काफी सारी ग्लेशियल आइस जो है वो मेल्ट हो गई है ओशियन में, राइट। इसके कारण से धरती का जो पोल है वो नई डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, न्यू डायरेक्शन की तरफ। एक तो लाइट हो गया है, वहां पे जो जितना भी मास था, ग्लेशियर था, अगर वो मेल्ट हो गया तो वाला एरिया जो है वो लाइट हो गया, उस मास जो है उसका कम हुआ है, और फिर वो शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि ग्लेशियर कम हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो शिफ्ट करेगा ही,
राइट, क्योंकि मास जो है वो उसका दूसरे डायरेक्शन पर शिफ्ट करेगा। अब नई स्टडी के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल जो है वो शिफ्ट हुआ है ईस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ 1990 के बाद से, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर में चेंजेस आए हैं, मतलब कि पानी जो है वो धरती पर स्टोर हुआ है। राइट, हम लोग को ये चीज देखने को मिली क्योंकि ग्लेशियर से पानी निकलकर धरती पर आ गया है। और 1995 से 2020 के पीरियड में एवरेज तौर पर 17 गुना ज्यादा तेज हो गई है स्पीड इस एक्सेस की, मतलब यानी कि जो ड्रिफ्ट करती है धरती, 17 गुना ज्यादा फास्ट इसकी स्पीड हमें देखने को मिली है 1981 से 1995 के पीरियड में जो स्पीड थी उससे 17 गुना ज्यादा तेज हो गई है। और पिछले 40 सालों में पोल्स भी जो है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पर मूव किया है पोल्स ने। तो देखो पोल्स, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी धरती के जो पोल्स होते हैं क्या वो फिक्स हैं, तो नहीं है। ये स्टडी के थ्रू हमने अभी पता किया कि पोल्स भी हमारे फिक्स नहीं है। अब जब पोल्स फिक्स नहीं होंगे और ये इमेजिनरी एक्सिस लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ये पोल से होकर ही गुजरती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, आपने पढ़ा भी इसके बारे में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब पोल शिफ्ट करेंगे तो ये एक्सिस लाइन भी शिफ्ट करेगी, सिंपल सी चीज है ना। तो ये वाली बात है। और क्लाइमेट चेंज के कारण इसमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। राइट, तो लेटेस्ट फैक्टर जो है उस चेंजेस के पीछे पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान में रखो कि तेजी से आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। नॉन ग्लेशियल रीजन में चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे कि किसी एरिया में डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तो वो भी एक प्रकार का चेंज है। राइट, अनसुटेबल कंजम्पशन ग्राउंड वाटर का हम लोग को देखने को मिल रहा है इरिगेशन के लिए, और दूसरी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है, यानी कि ह्यूमंस की कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिल रही है जिसके कारण से जो धरती का मास जो है वो चेंज हो रहा है। राइट, कुछ एरिया में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कारण भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जिसके चलते ये एक्सेस जो है वो शिफ्ट कर रहा है। और काफी मिलियन टन्स पानी का जो जमीन के नीचे हम लोग को देखने को मिलता है हर साल उसे निकाला जाता है, यानी कि ग्राउंड वाटर को जो निकाला जाता है ड्रिंकिंग एक्टिविटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इरिगेशन के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए। राइट, और फिर इसका इवेंचुअली ये समुद्र से जो है वो जाकर मिल जाता है। तो इसके कारण प्लैनेट का जो मास है, धरती का जो मास है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वही चीज, पूरा खेल जो है वो मास का है। राइट, तो उसके कारण से ये चेंजेस हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जब भी पढ़ाई करो तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, चीजों को रटने की कोशिश मत करो। जहां कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, समझो बस चीजों को। अब दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल की यहां पर बात हो रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट रूल को लेकर, पॉलिटी का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बताया जा रहा है कि कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए, आपको पता है कोविड-19 बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं, विधायक हैं, जिनका नाम है शोएब इकबाल, इन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करी है, प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने की डिमांड करी है इनके द्वारा। राइट, तो पूरा मुद्दा क्या है? तो इनका कहना है कि ना तो वह खुद और ना ही सरकार कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों की कोई मदद कर पाने में सक्षम है, इसलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मतलब कि सरकार जो है वो मदद नहीं कर पा रही है लोगों की, जो लोग अफेक्ट हुए हैं सेकेंड वेव में कोविड के कारण, तो इसलिए प्रेसिडेंट रूल तो इंपोज कर देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो वर्तमान स्थिति पर जो हमारी हाई कोर्ट है दिल्ली की, उसने क्या टिप्पणियां की, उसके क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों की डेथ हुई है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है कोविड-19 पर, तो उस पर एंग्विश एक्सप्रेस करते हुए, वेदना व्यक्त करते हुए दिल्ली की हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफल हो चुका है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर कहा है कि स्टेट जो है वो फेल हो चुका है राइट टू लाइफ सिटीजन्स को प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि ये अधिकार जो है राइट टू लाइफ का, इसे प्रोटेक्ट करने में स्टेट फेल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है, ये नोट करके रखो आप। राइट, इसके अलावा क्योंकि आप मेंशन कर सकते हो कि कोविड-19 के समय पे इवन स्थिति इतनी खराब थी, कोविड-19 आप जानते हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप मेंशन कर सकते हो दिल्ली हाईकोर्ट क्लियरली मेंशन्ड दैट स्टेट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ ऑफ सिटीजन। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया आपका, राइट, की स्थिति इतनी खराब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया। इवन सिचुएशन प्रेसिडेंट रूल को लागू करने की भी बन गई, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, जो ये आर्टिकल में जो अपन पढ़ रहे हैं। राइट, आगे की बात करेंगे। उक्त मरीज का परिवार पिछले 3 दिनों से आईसीयू बिस्तर के लिए विनती कर रहा था।
लगभग बताया गया कि काफी सारे लोग जो है वो विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आईसीयू बेड उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, बट नहीं मिल पा रहा। काफी सारे लोग का तो इलाज ही नहीं हो पाया प्रॉपर टाइम पे और उन लोग की मौत हो गई। ऑक्सीजन नहीं मिल पाया इसलिए मौत हो गई। बहुत बुरी स्थिति है यार। अदालत ने कहा कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि राइट टू लाइफ, इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को जीवन का अधिकार, इसकी रक्षा करने में विफल हो चुका है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। तो आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, हम लोग को क्या चीज प्रेसिडेंट रूल के अंदर देखने को मिलती है, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहली बात तो आर्टिकल, कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है। ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जा सकता है कि वहां पर अब उस राज्य में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा और वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज करते हुए जो है वो जो सेंटर जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर लेती है स्टेट के ऊपर। अच्छा, एक बहुत बेहतरीन खासियत है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए हम लोग हमारे जो फेडरल फीचर है, आपको पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल हम लोग को देखने को मिलता है। 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग को हमारी नजर आती है ना, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किए, बिना इसको अमेंड किए, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी में चला जाता है, यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आप कहीं पर नोट डाउन कर लो, ये यूनिक फीचर है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिना अमेंड किए हम कैसे अपने फेडरल फीचर को यूनिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, क्योंकि उस समय बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और केंद्र का पूरा, यूनियन का पूरा कंट्रोल जो है वो आ जाता है स्टेट के ऊपर, राइट। और किसी भी हमारी कंट्री की किसी भी जगह पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंपोज किया जा सकता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर उन्हें लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सरकार जो है स्टेट के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, या फिर इवन जब भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों को नहीं मानती, तो उस समय पर भी प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंपोज कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और जब भी ये रूल इंपोज होता है, जब भी ये रूल लागू होता है, तो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट कंट्रोल जो होता है वो केंद्र के हाथ में चला जाता है, यूनियन डायरेक्ट कंट्रोल करती है। नाम तो हम लोग को ये प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलता है, बट प्रेसिडेंट थोड़ी ना रूल करते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ में यूनियन गवर्नमेंट रूल करती है। जैसा आपको पता होगा कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस कौन करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट की, राइट। तो उन्हीं की एड और एडवाइस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं। तो ये वाली चीज है, बट लिखा जाता है प्रेसिडेंट रूल, बट एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो वो प्रेसिडेंट रूल नहीं होता, केंद्र, यूनियन जो है उसका कंट्रोल आ जाता है। तो स्टेट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में चली जाती है। देखो मेंशन भी है, यहां पर लिखा भी हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट के स्टेट डायरेक्ट कंट्रोल में चली जाती है। और गवर्नर जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, यानी कि गवर्नर की पोस्ट वहां पर कंटिन्यू होती है, क्योंकि गवर्नर कौन है? गवर्नर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को देखने को मिलता है, आप ये कह सकते हो। क्योंकि मतलब जो प्लेस किया जाता है स्टेट के अंदर गवर्नर को, वो कौन प्लेस करती है? यूनियन गवर्नमेंट प्लेस करती है। तो ये क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए आपको। तो वो प्रोसीड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नर फिर एक्शंस लेना शुरू करते हैं, राइट। कहा तो जाता है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में एक्शन ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नर एक्शन लेते हैं। ये चीज है बिल्कुल क्लैरिटी वाली, राइट। अब इसके अलावा पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें कि कहीं पर भी प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करना है, तो उसको कैसे अप्रूव किया जाता है, कैसे शुरू होती है प्रक्रिया प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने की। तो एक प्रोक्लेमेशन जो है वो इंपोज किया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने के लिए, फिर इसे दोनों हाउसेज जो होती हैं पार्लियामेंट की उसमें अप्रूव होना होता है, और 2 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन ये इशू हुआ है उसके 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट की जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों का उसे अप्रूव करना जरूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए दोनों हाउसेज को 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना है, राइट। और दोनों हाउसेज के अंदर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है वो अप्रूव होती है। ये अप्रूवल जो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है, आप देखो प्रेसिडेंट रूल सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अप्रूव होता है या स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। तो सिंपल मेजोरिटी आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसी मेजोरिटी होती है जिस समय जो हाउस में जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और फिर वो वोट देते हैं, मतलब जितने भी लोग हाउस के अंदर उस समय प्रेजेंट हैं और फिर वोटिंग होती है,
तो जिसके भी नंबर ज्यादा होते हैं यानी कि मेजोरिटी जिसकी होती है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि प्रेसिडेंट रूल को लागू करना या नहीं करना, तो फिर वो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है उस डिसीजन के हिसाब से, राइट, मेजोरिटी के हिसाब से। तो ये सिंपल मेजोरिटी होती है कि जितने भी लोग हाउस में मौजूद हैं, राइट, तो उनकी मेजोरिटी और वो वोटिंग करते हैं। और इनिशियली 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल जो है वो वैलिड होता है, फिर उसे मैक्सिमम 3 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट अप्रूव करती है, ठीक है। तो हर 6 मंथ्स के बाद पार्लियामेंट अप्रूव करती है प्रेसिडेंट रूल को, और फिर वो कंटिन्यू होता रहता है, राइट, और मैक्सिमम 3 सालों के लिए होता है। ये याद रखना, ये कुछ चीजें होती है, फैक्ट्स जो याद रखने वाली होती है। एक तो प्रेसिडेंट रूल इंपोज जब किया जाता है तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू वो इंपोज होता है, राइट, दोनों हाउसेस के अंदर उसे पास होना होता है, तब जाकर प्रेसिडेंट रूल इंपोज होगा, लागू होगा, और 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस को पास करना होता है, राइट। जब भी प्रोक्लेमेशन होता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा रहा है, तो 2 महीने के अंदर दोनों हाउस जो है वो उसे पास करना चाहिए, और जैसे ही दोनों हाउसेस पास कर देंगी तो मतलब हो जाएगा, ठप्पा लग जाएगा कि हाँ एक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रहेगा, और 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहता है। और ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद हट जाएगा, 6 महीने के बाद फिर से पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउस अप्रूव करेंगी, तो ये अगेन फिर से 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगा, और ऐसे करके मैक्सिमम 3 सालों के लिए कंटिन्यू रह सकता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब प्रेसिडेंट को कैसे पता लगता है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कैसे पता लगता है कि स्टेट के अंदर स्थिति खराब है, स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, स्टेट जो है वो सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, राइट, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है वहां पर। तो ये कैसे पता लगता है प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट तो आकर देखते नहीं है, गवर्नर रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, गवर्नर बताते हैं प्रेसिडेंट को कि उस स्टेट के अंदर जहां पर वो गवर्नर है तो वहां पर सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो उस समय फिर गवर्नर जो है वो रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, और अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू कर दिया जाता है। तो ये वाला भी आप लोग को एक कनेक्शन पता होना चाहिए गवर्नर और प्रेसिडेंट का। इसके अलावा इसको हटाने की प्रोसेस कैसी होती है? बहुत सिंपल होती है। इसको लगाने की प्रोसेस तो थोड़ी सी रिजिड है, बट इसको हटाने की प्रोसीजर बहुत सिंपल है। तो प्रेसिडेंट रूल कभी भी किसी भी समय पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्टली हटा सकते हैं, उसके लिए उन्हें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बट लगाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता होगी। लगाना मतलब वहां की उस स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सस्पेंड हो जाती है, बहुत बड़ी बात है, राइट, और पूरा कंट्रोल केंद्र के हाथ में आ जाता है, तो फिर इसको इंपोज करना डिफिकल्ट है, राइट, मतलब इंपोज करने के लिए आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करवाना पड़ेगा, बट हटाने के लिए तो सिंपल प्रेसिडेंट देखेंगे, बोलेंगे कि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया, ठीक हो गया, चलो हटा दो। तो ये इस प्रकार की चीजें चलती हैं, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल में तो होता यही है कि जैसे ही केंद्र बोलती है, सेंटर बोलती है कि चलो अब हटा देना चाहिए, तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट हटा देते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड, और दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाने की यहाँ पर ऐसी इन्होंने एक चर्चा करी कि लगा देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो मैनेज कर नहीं पा रही है, राइट, ये वाली बात यहाँ पर इन्होंने बताई। चलो एनीवेज, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। तो ओडिशा ने डिक्लेयर किया है जर्नलिस्ट को फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स। तो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स में जर्नलिस्ट भी आ गए हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस स्टेट ने रिसेंटली फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर्स में जर्नलिस्ट को शामिल किया? तो वो ओडिशा है, ध्यान में रखिएगा। तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने जो भी मतलब जर्नलिस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो पत्रकार हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो जो ओडिशा के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इन्हें फ्रंटलाइन कोविड-19 वॉरियर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, राइट। और कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अगर इनकी मौत होती है, इनकी डेथ होती है, तो इन पत्रकार के जो परिजन हैं, राइट, यानी कि इन पत्रकार की जो फैमिली मेंबर है, उन्हें 15 लाख रुपए जो है वो एक्स ग्रेशिया के तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई है। तो ये एक फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए जो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहले पूछी जा चुकी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 3 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। विंडहोक डिक्लेरेशन जो हम लोग को देखने को मिला था, तो उसकी एनिवर्सरी के तौर पर ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया भर में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1993 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन के बाद जो है वो इसकी घोषणा करी थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। और अभी जो इसकी थीम है वो है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, सूचना से जन कल्याण, इसकी हम लोग को थीम देखने को मिल रही है। तो ये कुछ फैक्ट है जो ध्यान में रखिएगा। तो गाइस, आर्टिकल 311 की बात हो रही है। अब देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये रिपीट हो रहा है। पिछले महीने भी इस टॉपिक को हमने कवर किया, और जो रिपीट होते हैं टॉपिक्स वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड
एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज ध्यान में रखना, डायरेक्ट आएगा। आर्टिकल 311 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस चीज से डील करता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो इस पर बात करते हैं। अभी हुआ यह है कि सरकारी टीचर जो है जम्मू एंड कश्मीर के, उनको बिना किसी इंक्वायरी के हटा दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है आर्टिकल 311 का उपयोग करते हुए। तो आर्टिकल 311 क्या कहता है, तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई व्यक्ति जो है वो एम्प्लॉयड है, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई व्यक्ति हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको बिना किसी इंक्वायरी के डिसमिस कर दिया जा सकता है, रिमूव कर दिया जा सकता है, या उसकी रैंक को रिड्यूस कर दिया जा सकता है। जैसे कि प्रमोशन होता है ना, वैसे ही डिमोशन हम लोग को देखने को मिलता है। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी जो है ये कहता है कि जब भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट या ऑनरेबल गवर्नर अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में सामने वाले व्यक्ति को निकालने के लिए अगर रेडी हो जाते हैं कि यार सामने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब कि इंडिया की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट अगर सामने वाला व्यक्ति हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको बिना किसी जांच के निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, बिना उसको मौका दिए, बिना उसको अपॉर्चुनिटी दिए कि वो डिफेंड कर सके कि उसे ना निकाला। जैसे होता है ना कि कभी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई व्यक्ति जो है वो कुछ गलती कर देता है, मेजर गलती कर देता है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठती है, उसको भी मौका मिलता है बोलने का। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, सामने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट निकाल दिया जाता है। क्योंकि अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर सेटिस्फाई हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसने एक भारी भरकम ऐसी गलती करी है जो कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो उसको निकाल दिया जाता है बिना किसी इंक्वायरी किए, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ये रिपीट हुआ ये वाला टॉपिक, तो आर्टिकल 311 के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ये वाली डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिएगा इसे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे, ये पहुंच गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और ये चैलेंज कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के कमेंट को। मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कमेंट कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा, इस चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उन्होंने अपील करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। जो जजेस हैं मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ ओरल कमेंट पास किए हैं, मौखिक टिप्पणियां उन्होंने करी है, राइट, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट और उनके अधिकारियों के अगेंस्ट, राइट। और ये कहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो लोगों की मौत हुई है उसके लिए इलेक्शन कमीशन और उसके अधिकारी जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन और उसके अधिकारी मतलब कि जो डेथ हुई है कोविड-19 के कारण, उसके लिए इलेक्शन कमीशन और उसके अधिकारी जिम्मेदार, ऐसा कमेंट किया मद्रास हाई कोर्ट के जज ने। और इसी कमेंट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो फाइल करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, इस यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के कमेंट के ऊपर जो है वो करने के लिए, मतलब यानी कि केस फाइल करने के लिए, यानी कि उनके अगेंस्ट जो है वो लड़ने के लिए। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली। बट यहां पर एक चीज तो आपको एक क्लियर हो गई कि क्या जो है वो हाई कोर्ट ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने, राइट, किस प्रकार की बात करी, तो उस पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। बट ये स्पेशल लीव पिटीशन क्या है, इसको भी समझ लो आप। स्पेशल लीव पिटीशन, तो इसमें होता क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर, पूरी टेरिटरी के अंदर कोई भी कोर्ट हो, कोई भी ट्राइब्यूनल हो, राइट, अगर वो किसी प्रकार का ऑर्डर पास कर रही है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर एक अपीलेट सिस्टम चलता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट के जजमेंट को कहां पर चैलेंज किया जा सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट। बट ये जजमेंट वगैरह को चैलेंज किया जा सकता है, बट यहां पर ओरल कमेंट की बात हो रही है, फर्स्ट पॉइंट, राइट। और इवन जजमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जुडिशरी ने जो भी अपना जजमेंट दिया, तो कोई व्यक्ति स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, राइट, उस केस के जजमेंट के अगेंस्ट, राइट। बट यहां पर किसकी बात हो रही है, ओरल कमेंट की बात हो रही है, मौखिक टिप्पणी की बात हो रही है, केस तो है नहीं, मौखिक टिप्पणी है। तो उसको मौखिक टिप्पणी के अगेंस्ट जो है वो इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी है अपील करने के लिए। तो आप समझ गए ना स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है, कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर उसको किसी भी कोर्ट के खिलाफ जो है वो अगर कार्रवाई करनी है, डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर है, यानी कि किसी कोर्ट ने अगर कोई टिप्पणी भी क्यों ना करी हो, राइट, या कोई भी ऑर्डर क्यों ना पास किया हो, तो उसके अगेंस्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना है, क्योंकि अपीलेट सिस्टम को क्रॉस करते हुए, सरपास करते हुए, तो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। बट हाँ, स्पेशल लीव पिटीशन जब कोर्ट एग्री करेगी तभी होगा, वरना नहीं होगा, यानी कि ये स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो खारिज भी हो जाती है, राइट। तो ये वाली चीज है।
तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो चीफ कमिश्नर हम लोग को देखने को मिलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने क्या कहा है कोर्ट से? तो उन्होंने आग्रह किया है कोर्ट से कि कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन दे, पुलिस को कहे कि पुलिस एफआईआर लॉन्च ना करे इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, मर्डर के केसेस जो है वो रजिस्टर ना करे इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट। क्योंकि हो ये गया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जब अपना कमेंट दिया उसके बाद मीडिया कवरेज हो गई, मीडिया रिपोर्टिंग हो गई, लोगों के सामने वाली बात आ गई, मीडिया बार बार कहने लगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आरोपी है, लोगों की मौत का जिम्मेदार है, लोगों की मौत का। तो ये चीज इस प्रकार की हो गई। तो इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट फिर एफआईआर वगैरह लॉन्च होना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो पूरा मुद्दा क्या था? तो मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली कुछ ओरल स्टेटमेंट दिए इलेक्शन कमीशन और उसके अधिकारियों के अगेंस्ट, और ये बताया कि कोविड-19 में जो लोगों की मौतें हुई हैं, ये जो केसेस बढ़े हैं, उसके लिए जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। और ये भी बताया गया कि जजेस ने ये भी मेंशन किया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और उनके अधिकारियों के खिलाफ तो मर्डर के केसेस लगने चाहिए, मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। तो ये वाली बात हो गई। इसके बाद निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उसने चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों के संदर्भ में मीडिया द्वारा की जाने वाली रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु मद्रास उच्च न्यायालय से एक आदेश जारी करने की मांग करी। फिर जब ये चीज करी मद्रास हाई कोर्ट ने, तो इलेक्शन कमीशन पहले मद्रास हाई कोर्ट के पास चला गया। मद्रास हाई कोर्ट से उसने डिमांड करी कि वो एक ऑर्डर पास करे मद्रास हाई कोर्ट और कहे वहां की मीडिया को कि मीडिया जो है वो ये वाला कवरेज ना करे, यानी कि पब्लिकली इस चीज को ना बार बार बताए। तो क्यों ना बताए? क्योंकि इस प्रकार के, देखो पहली बात तो इस प्रकार के ओरल स्टेटमेंट और इस प्रकार की मीडिया कवरेज जो होगी तो वो क्या होगी, मासेस के बीच में इलेक्शन कमीशन और इस प्रकार की इंडिपेंडेंट बॉडी जो है उसके खिलाफ कर देगी लोगों को, यानी कि लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो जाएंगे। और ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर जो विश्वास जो लोगों को है इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर और जो आम जनता का जो विश्वास हम लोग को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जो देखने को मिलता है वो फिर उठने लगेगा अगर इस प्रकार के केसेस होंगे। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, राइट। ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि कोई एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दूसरी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर जो है वो आरोप लगाए, इस प्रकार की धूल उछाले या इस प्रकार के जो है वो बात करे, टिप्पणी करे। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये जो हुआ है ये काफी गलत हुआ है और ये हाईकोर्ट के लिए एक सीख भी होनी चाहिए कि इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है वो हमें एक, वो भी इंडिपेंडेंट और इतनी पावरफुल बॉडी के ऊपर नहीं देने चाहिए, राइट। कि लोगों को उकसाना नहीं चाहिए कि लोग जो है वो ऐसी बॉडीज के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर जो है वो केस फाइल करना शुरू करते हैं, वो भी मर्डर के, राइट। तो ये वाली बात है। और बाकी कोविड-19 की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं अपने अगर ओपिनियन देना चाहूं तो मैं ये कभी नहीं बोलता कि सरकार की गलती नहीं है, बिल्कुल सरकार की गलती है। सरकार को तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए थे सेकेंड वेव के दौरान, पता नहीं क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए। रैलीज हो रही हैं, इलेक्शन हो रहा है, ये बंद कर देना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। जैसे स्कूल्स बंद किए, एग्जाम पोस्टपोन कर देते, वैसे इलेक्शन पोस्टपोन कर देते। बट पता नहीं क्या है, मुझे तो लग रहा था कि सरकार ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और इवन मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि जैसे कि पुलिस वगैरह भी जो है वो भी रोक नहीं रही है, यानी कि पुलिस वगैरह भी जो है वो किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, यानी कि पुलिस से भी अगर आप बातचीत कर लो। और मैं तो खुद अपना केस बता रहा हूं ना, मैं रायपुर में जब लॉकडाउन लगा था, छत्तीसगढ़ में जब लॉकडाउन लगा था, वहां से मैं उत्तर प्रदेश गाड़ी चला के गया हूं, कार चला के उत्तर प्रदेश गया हूं मेरी फैमिली को लेकर। मतलब नाना जी का वो करना था प्रयागराज में, राइट। आप जानते ही हैं वो प्रक्रिया होती है, यानी कि वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता कि अस्थियां वगैरह का विसर्जन करना होता है। तो मैं वहां पे गया था, मुझे रास्ते में एक भी पुलिस वाले ने नहीं रोका, एक भी। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर कर गया मैं छत्तीसगढ़ से, किसी पुलिस वाले ने रोक के पूछा नहीं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं, परमिशन है कि नहीं। वहां से वापस आया तो भी किसी ने कोई पूछताछ नहीं करी। इवन जब मैं एक जगह पर रास्ता मुझे मिल नहीं रहा था तो मैं खुद, पुलिस बैरिकेड लगी हुई थी, पुलिस के पास खुद मैं चला गया था कि यार थोड़ा डायरेक्शन बताओ। तो पुलिस ने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं कि आप जो है वो वहां से आ रहे हैं, आपको कोविड है कि नहीं, आपके पास परमिशन है कि नहीं, कुछ नहीं पूछा। उसने तो मुझे रास्ता बता दिया कि वहां चले जाओ। फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन था मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान निकला हूं और मध्य प्रदेश के अंदर पहुंचा हूं, एंटर किया हूं और अपने घर आया हूं। मुझे किसी पुलिस वाले ने कोई रोक टोक नहीं करी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे क्योंकि मेरे पास तो पूरी परमिशन थी यार, मैं पूरी परमिशन कलेक्ट्रेट से लेकर आया था। और क्योंकि मैं जब आप लोग को पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता हूँ। तो प्रॉपर मास्क लगा के पूरे टाइम, और इवन मैं तो कार में था जिस समय मुझे कोविड-19 हो गया था। मैं तो, और मेरी पूरी फैमिली थी, क्योंकि मैं एक ढाबे पे रुका था, मुझे चाय की स्मेल नहीं आई थी, हम चाय के लिए रुके थे एक ढाबे पे, तो चाय की स्मेल नहीं आई। फिर मैंने बोला कि यार, मैंने कहा यार स्मेल नहीं आ रही है, मतलब गड़बड़ वाली कहानी है। फिर भी मैंने एक पत्ती वहां पे थी, उसको तोड़कर जो है वो सूंघने की कोशिश करी कि कुछ स्मेल आ रही है क्या, मुझे कुछ नहीं आई।
तब मैं समझ गया कि यार मेरी हालत खराब है। फिर मैंने अपने आप को मास्क बहुत टाइट बांधा मैंने अपना, कि जिससे कि फैमिली में किसी को हो नहीं। और बट टचवुड ये चीज़ थी कि उसी समय मैंने प्रिकॉशन ले लिए थे, तो सिर्फ मैं ही इन्फेक्ट हुआ, मेरी फैमिली में कोई भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, बट जिन लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, वो तो घूम लेंगे, उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, रोक टोक होगी नहीं, कोई रोक टोक नहीं हो रही है यार। और रोक टोक हो भी रही है ना, तो जैसे कि अगर बात करें कि किसी किसी की पहचान है, कोई मंत्री मंत्री के रिलेशन में है, तो उसको तो रोक ही नहीं रहे, बाकी दूसरे लोगों को रोक रहे हैं। अभी देखो कैसी घटना हुई, एक डीएम ने क्या हरकत करी, एक शादी के माहौल को कितना गंदा कर दिया उसने। अरे ऑफिसर हो और ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट करना चाहिए, उन्होंने तो बिल्कुल बजरंगल टाइप का ट्रीटमेंट कर दिया। चलो एनीवेज, और बाकी सरकार की तो बहुत गलती है, सरकार को रोक लगानी चाहिए थी, बट नहीं रोक लगाई। आपका क्या ओपिनियन, आप भी जरूर बताइएगा। पूरी कंट्री के अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, यूके के अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग को देखने को मिलता है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। मतलब ऐसा कि भाई आप बाहर निकलोगे तो आपको समय दिया जाएगा, इतने समय से इतने समय तक, उसके बाद आप बाहर निकलोगे तो हैवी फाइन इंपोज किया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा या तो, राइट। तो जिससे कि लोगों के बीच में डर रहे कि नहीं यार पुलिस जो है वो स्ट्रिक्ट हो गई। बट हमारे ऐसा कुछ नहीं है, मंत्रीबाजी हो जाती है, फोनबाजी चल जाती है, पता नहीं क्या चीज है ये। एनीवेज, आप लोग तो अपना ख्याल रखो। आप और ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो ऑफिसर लाइक आपका पूरा वो होना चाहिए हर एक चीज। जैसे कि आप भी अगर घर से बाहर निकलो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी निकलो और पूरे अपने वैलिड परमिशन लेकर निकलो, क्योंकि आपको कल को ऑफिसर बनना है। आप ही आज से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या कल को दूसरों से करवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे। और पहली बात तो जब अपने अंदर ही वो डिटर्मिनेशन रखोगे, ऑफिसर लाइक चीज अपने अंदर आज से ही रखोगे, तो ऑटोमेटिकली कल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलो एनीवेज, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 136 क्या कहता है, तो ये स्पेशल लीव अपील की बात करता है। वही चीज जो मैंने भी आपको समझा दी कि हमारी कंट्री के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 136 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन का उपयोग करते हुए स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती है। कोई भी ऐसा जजमेंट, कोई भी डिटर्मिनेशन, सेंटेंस या कोई भी ऑर्डर, कोई भी मैटर जो कि हमारी कंट्री के किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल के द्वारा पास किया हो, तो उसके अगेंस्ट डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकती है, स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती है, अलाउ कर सकती है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को आर्टिकल 136 में देखने को मिलती है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच। जब देखो, एक तो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि फंडामेंटल राइट जो है उसके उल्लंघन होने पर डायरेक्टली सामने वाला व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें सामने वाला व्यक्ति डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकता है? तो हाँ है, आपको आर्टिकल 136 ध्यान में रखना है, स्पेशल लीव पिटीशन आपको ध्यान में रखना है। बट ये स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब ग्रांट करेगी, जब अलाउ करेगी, तभी डायरेक्टली अपील की जा सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, वरना नहीं, क्योंकि रिजेक्ट हो जाती है काफी सारी स्पेशल लीव पिटीशन। और एक और चीज, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जितने भी कानून है या उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई कोई भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट है, तो उसके द्वारा पास किए गए कोई भी ऑर्डर वगैरह, कोई भी मैटर वगैरह, वो इसके अंदर नहीं आते हैं। यानी कि आर्टिकल 136 जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के ऑर्डर पर डील नहीं करती है, राइट। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस की किसी ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज भी बाकायदा इसके अंदर मेंशन है आर्टिकल 136 क्लॉज 1 के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि ये कैसे मेजर करें कि जो हम लोग को देखने को मिलता है जो केयर वर्क जो होती है, अनपेड केयर वर्क, जैसे कि मम्मी है, मम्मी घर के अंदर कितना काम करती हैं यार, सुबह 5 बजे से लेकर 4:30 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक सोने तक पूरा काम रहता है उनका। सुबह देखभाल करना, राइट, मतलब ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, प्रॉपर तरीके से घर को पूरी व्यवस्थित करना, तो मम्मी कितना काम करती है घर के अंदर। बट उनके जो अनपेड वर्क जो होते हैं तो उसको मेजर नहीं किया जाता, या करना है तो कैसे करना है, तो उससे रिलेटेड ये बेहतरीन एक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बताया जा रहा है कि रीसेंट इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्रों में गृहिणियों को विभिन्न प्रकार के भुगतान का वादा किया गया था। वेरियस फॉर्म्स ऑफ पेमेंट की बात की गई थी होम मेकर्स को, यानी कि हाउसवाइफ्स को, होम मेकर्स, राइट। और इस प्रकार महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू कार्य यानी कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क सुर्खियों में आ गए थे। यानी कि कहा था कि महिलाओं को भी जो है वो पेमेंट दी जाएगी, अलग अलग प्रकार से महिलाओं को पे किया जाएगा जो महिलाएं घर पर काम करती हैं, राइट। तो ये अभी रिसेंटली इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान देखने को मिला था, चुनावी घोषणा पत्रों के दौरान ये वाली चीज देखने को मिलती है। जैसे होता है ना, मंत्री वेरियस घोषणा वगैरह करते हैं, तो उस समय उन्होंने इस चीज के बारे में भी मेंशन किया था। तो ये अनपेड केयर वर्क क्या है? अवेतनिक
देखभाल कार्य क्या है? वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अनपेड, एक तो पैसा नहीं मिलता और केयर वर्क होती है। तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इनके अनुसार जितनी भी अनपेड सर्विसेज हैं वो एक हाउस होल्ड के अंदर जो रहती हैं, जो एक मेंबर्स के लिए होती है, जैसे कि मम्मी जो है, जैसे कि मैं भी कोविड पॉजिटिव हूं, मम्मी पूरी देखभाल कर रही है, जैसे मेरा भाई भी है वो भी पूरी मेरी देखभाल कर रहा है, पापा भी लगे रहते हैं, राइट, कभी कुछ दवाई लाना और कभी कुछ खाने पीने का बार बार पूछते रहना। अभी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, अभी नानी जी का भी कॉल आया मेरे पास कि नानी जी मतलब वो है, मतलब पूछ रही थी कि खाना खाया कि नहीं खाया। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे कि जो भी लोग रहते हैं घर के अंदर, या फिर जो भी घर का काम वगैरह जो होता है, राइट, और वॉलेंट्री कम्युनिटी वर्क वगैरह जो होता है जो कि अनपेड रहता है, तो ये सब जो एक्टिविटी जो होती है जिसमें जो काम करना होता है, तो वो काम तो अच्छा रहता है, मेहनताना वाला काम होता है, बट सामने वाले व्यक्ति जो है उसको वेतन नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते। तो किसी परिवार में इसके सदस्यों के लिए प्रदान की जाने वाली सभी अवैतनिक सेवाएं, जिसमें व्यक्ति की देखभाल करना, गृह कार्य करना और स्वैच्छिक सामुदायिक कार्य शामिल होते हैं, और इनको अवैतनिक देखभाल कार्य, अनपेड केयर वर्क के रूप में संदर्भित किया गया है। इन गतिविधियों को काम माना जाता है, यानी कि इनको वर्क माना जाता है, क्योंकि संवैधानिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए इन कार्यों को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा कराए जाने पर उसको भुगतान करना पड़ सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं अगर कहीं पर किसी होटल में होता, राइट, तो होटल में मैं खाना मंगा रहा होता, मैं दवाइयां मंगा रहा होता, तो उसके मुझे पैसे जो है वो देने पड़ते हैं। जो भी व्यक्ति आ रहा होता तो उसको मुझे टिप भी देनी पड़ रही होती है। जैसे होता है ना, अपन कभी भी होटल में जाते हैं तो हम खाने के लिए ऑर्डर करते हैं तो खाना आता है, राइट, जो खाना प्रिपेयर करता है उसको हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये पेमेंट वाली चीज है। बट अब घर पे है, मम्मी काम कर रही है तो उनको पेमेंट नहीं मिलती है, तो ये अनपेड वर्क हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। बट लिटरली ऑफिस वर्क से ज्यादा हाउस होल्ड वर्क बहुत होता है। मैं लिटरली खुद देखता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार कैसे कर लेते हैं यार, और इतने सालों से कैसे करते आ रहे हैं। बट घर पे देखो, घर पे मम्मी तबीयत खराब हो कुछ हो, बट फिर भी वो लगे रहते हैं यार। मतलब लिटरली मदर्स आर, मतलब इसलिए बोलते हैं कि भगवान का रूप होती है माँ, राइट, मदर जो होती है भगवान का रूप होती है। और इवन महिलाएं भी इतना काम करती हैं, और मेल से ज्यादा। जैसे कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार, इतना हाउस होल्ड वर्क मुझसे हो ही नहीं पाएगा, राइट। पता नहीं कैसे रेगुलर, वो भी डेडिकेशन के साथ। कभी ये नहीं पूछती कि रोज जैसे खाना बनाना है तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रिपेयर करना है उनको, रोज रेगुलरली। उनके लिए तो संडे की भी छुट्टी नहीं होती। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए मम्मी का, जब भी मौका मिले हेल्प करनी चाहिए, राइट। चलो एनीवेज, तो पूरा मुद्दा क्या है, अभी अभी वर्तमान का मुद्दा क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो इन कार्यों के एक बड़े भाग को, जिसे अधिकांशित महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर वुमेन और गर्ल जो होती हैं ये इस प्रकार के काम का लार्ज पोर्शन जो है वो करती हैं कवर, और आर्थिक गतिविधियों के मानकों में शामिल नहीं किया जाता। इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्टैंडर्ड मेजर में जो है वो रखा नहीं जाता, राइट। और मैकेंजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे दुनिया भर में कुल अवैतनिक देखभाल कार्य जो हम लोग को देखने को मिलता है, टोटल पूरे दुनिया भर का अनपेड केयर वर्क जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसका 75% हिस्सा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए तो मैंने आपको बताया कि महिलाएं जो कार्य करती हैं, इस प्रकार का अनपेड वर्क करती हैं, तो मतलब है गॉडेस का रूप ही है महिलाएं, राइट, वाकई में लिटरली। क्योंकि कोई भी यार इतना बिना मतलब रेवेन्यू का सोचे, बिना इनकम का सोचे इस प्रकार से किसी के लिए कार्य करना, मेल्स के लिए तो मैं बता रहा हूं ना, मेल्स के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वाली चीज। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स ये सब चीजें नहीं कर पाते। जिस डेडिकेशन से फीमेल करती है ना ये वाला काम, जैसे कि मतलब किसी की देखभाल करने वाला काम, केयर करने वाला काम, मेल्स के लिए है ही नहीं वाली चीज। मेल्स कर ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों। करेंगे तो फिर वो कुछ समय तक ठीक रहता है, और कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ करते हैं लोग। और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो होता है महिलाओं का इंडिया की जीडीपी में, वो 17% बताया जा रहा है, जो कि पूरे दुनिया भर के एवरेज से आधे से भी कम है। और ये जो इनइक्वालिटी है, ये डायरेक्ट कोरिलेशन बताती है कि महिलाओं का जो फॉर्मल इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं है, या फिर उनको फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, उनके कंट्रीब्यूशन को, पार्टिसिपेशन को नहीं देखा जा रहा है। और भारत के लिए इसके क्या इंप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इंडिया जो है वो 28 रैंक जो है वो डाउन हो गई है। 156 कंट्री में से हमारी रैंक 148 हम लोग को देखने को मिल रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
2021 की जो है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया की रैंक 140 है 156 कंट्री में, 28 प्लेसेस जो है ये डाउन हुई है। और इसमें मेन चीज ये है कि महिलाओं का लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। और इवन एक स्टडी पहले आई थी, काफी पहले एक आर्टिकल आया था, उसके बारे में भी आप चाहो तो लिख लो कि अगर हमारी कंट्री में अगर महिलाएं कंट्रीब्यूट करेंगी, राइट, यानी कि अगर महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग देख लें, या फिर फॉर्मल इकोनॉमी में महिलाओं कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, यानी कि फॉर्मल लेबर फोर्स में, जैसे कि अगर अनपेड वर्क को छोड़कर महिलाएं अगर पेड वर्क करना शुरू कर दें, तो हमारी इकोनॉमी को एक साल के अंदर अंदर हम लोग जो है वो, जो हमारा जो टारगेट है 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर को अचीव करने का 2024 तक, वो एक साल में हम लोग अचीव कर सकते हैं, 1 से 1.5 साल में। एक स्टडी के थ्रू ये चीज पता लगी थी, राइट। इसके अलावा ये भी बताया गया कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर 24.8% से घटकर 22.3% जो है वो हो गया। और जो अर्नड इनकम जो महिलाओं की होती है इंडिया के अंदर, वो मात्र मेन की इनकम से 1/5 है, यानी कि बहुत ही कम है, राइट, जो कि कंट्री को बॉटम 10 पे ले जाती है इस इंडिकेटर पर, यानी कि पूरे दुनिया भर में जो बॉटम 10 जो कंट्रीज है उसमें इंडिया आ जाती है, क्योंकि महिलाओं को जो इनकम जो है वो उतनी नहीं मिल पा रही है इंडिया के अंदर। कहीं ना कहीं जेंडर गैप इस प्रकार से हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब करना क्या चाहिए? तो देखभाल कार्यों की बढ़ती जरूरतों का समाधान करने और महिलाओं और पुरुषों की देखभाल जिम्मेदारियों के बीच बड़ी असमानता से निपटने हेतु नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब कि मेल्स को भी, मेन को भी जो है वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में अपना इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए, जिससे कि महिलाएं जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स भी हों और फिर वो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में सोचें, फॉर्मल लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकें, राइट। तो जैसे कि क्योंकि होता है ना, कई बार तो महिलाएं इसलिए भी नहीं कर पाती हैं बाहर का काम, ऑफिस वर्क, और कई बार तो महिलाएं ऑफिस वर्क इसलिए छोड़ देती हैं ये बोलकर कि घर पर काम बहुत ज्यादा रहता है, वो मैनेज नहीं कर पाती हैं, तो वो अपने ऑफिस वर्क को या फिर अपनी इनकम को जो है वो हटा देती हैं, मतलब उसके बारे में सोचती ही नहीं है एक मिनट के लिए भी, और अपने परिवार के लिए अपनी पूरी लाइफ दे देती हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है यार ये। और आंकड़ों को अधिक मात्रा में एकत्र किए जाने से, यानी कि ज्यादा डेटा जो है वो कलेक्ट करना है हम लोग को, और अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य सामने आएंगे, यानी कि अगर ज्यादा डेटा अगर हम लोग कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो और भी हमें पता लगेगा कि अनपेड वर्क जो है वो किस प्रकार के हैं, तो उसका हम लोग अकाउंट से क्रिएट करेंगे, जिससे लक्षित नीतियां, जिससे कि टारगेटेड पॉलिसीज जो है उसको तैयार करने में मदद मिलेगी, पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट के प्रभाव की बेहतर निगरानी करने में मदद मिलेगी। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है कि हम लोग उसको मॉनिटर कर सकेंगे, इंप्लीमेंट कर सकेंगे बेहतर तरीके से, राइट, अगर हमें पता होगा कि प्रॉपर डेटा जो है वो क्या है। इसके अलावा रिड्यूस करना है अनपेड केयर वर्क को, इन्वेस्टमेंट करके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजों के थ्रू, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि केयर और हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट करना है केयर वर्क को मेन और वुमेन के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो केयर वर्क जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अब थोड़ा वर्क जो है वो मेन भी संभाले, कुछ घर की एक्टिविटीज मेन भी करें, राइट। और फैमिलीज के बीच में होना चाहिए, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए कि फैमिली के हर एक सदस्य को कुछ कुछ कार्य जो है वो दे देना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे छोटा भाई जो है उसका डिपार्टमेंट है कि जैसे कि मम्मी जो है वो झाड़ू वगैरह कर देती है, क्योंकि अभी हम लोग किसी को बुला नहीं रहे वर्कर को काम करने के लिए, तो मम्मी झाड़ू कर देती है और मेरा छोटा भाई वो पोछा कर देता है, मॉपिंग कर देता है, राइट। तो ये इस प्रकार से अभी वर्क जो है वो डिवाइडेड है। मुझे भी करना चाहिए यार कुछ, मैं भी करूंगा यार, मतलब ये आर्टिकल को देखकर ऐसा मोटिवेशन लग रहा है कि हाँ यार, मतलब हेल्प करनी चाहिए, सोचता हूँ यार करने की, बट नहीं, वही बात मैंने आपको बताई ना कि मेल जो होता है ना, मैन जो होता है वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता जितना कि वुमेन होती है। मेरी जगह अगर कोई वुमेन होती, जैसे मेरी बहन होती है अगर, तो वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है अपने आप से, उसको मन ही करता करने के लिए। तो ये वाली बात है। और स्टेट जो है इसे इंकरेज करना चाहिए पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, राइट। अब आगे की चर्चा करें, और मेजर कैसे करना है और मॉनिटाइज कैसे करना है केयर वर्क को। तो जो वैल्यू है अनपेड वर्क की, उसे एस्टिमेट करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना अमाउंट, कितना टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा है, अमाउंट ऑफ टाइम कितना स्पेंड हो रहा है, राइट। और ये सर्वे के थ्रू ये चीज हो सकती है। फिर उस टाइम को प्राइस के साथ जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि आपको बताया कि जैसे कि लेबर वर्क जो हम लोग को देखने को मिलता है कि वो टाइम के ऊपर आधारित होता है कि 8 घंटे के इतने रुपए जो है वो लिए जाएंगे, जैसे होता है ना इस प्रकार से। जैसे कि ड्राइवर की बात कर लो एग्जांपल के तौर पर, कि आप अगर किसी ड्राइवर को हायर करते हो तो वो बोलता है कि सर 8 घंटे ड्राइव करने का मैं इतना, मेरा ये प्राइस है, राइट। तो इस प्रकार की चीज होती है। तो वैसे ही हाउस होल्ड वर्क को भी इस प्रकार से कैलकुलेट करना चाहिए, तो उससे एक्चुअल प्राइस जो है वो पता लगेगा, राइट।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता लगेगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता लगेगी, और फिर लेबर इनपुट्स को मेजर करना चाहिए एक्टिविटी को देखते हुए कि कितनी एक्टिविटी लग रही है, उस हिसाब से कितना लेबर इनपुट होगा। तो ये सर्वे के थ्रू होगा, बट इसमें भी काफी सारी चुनौतियां हम लोग को देखने को मिलेगी एक्यूरेट डेटा इसका क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। तो ये काफी शानदार आर्टिकल था, और इस प्रकार के आर्टिकल्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आप लोगों के लिए। तो चलो ये फिनिश होता है ये वाला टॉपिक, और इसी के साथ पेपर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन्हें पावर दी जा रही है रिलीफ वर्क की, राहत कार्यों हेतु सशस्त्र बल जो हैं उनको आपातकालीन वित्तीय शक्तियां जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए, काफी सारे स्पेशल प्रोविजन को इन्वोक करते हुए, जो हमारी आर्म फोर्स हैं, सशस्त्र बल जो हैं, उनको आपातकालीन वित्तीय शक्तियां यानी कि इन्हें इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर जो है वो ग्रांट करी है, प्रदान की है, ताकि इन्हें देश में वर्तमान कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सशक्त बनाया जा सके। यानी कि फाइनेंशियल पावर दी जा रही है कि डिफेंस अपने हिसाब से फाइनेंस वगैरह अपना मैनेज करें, राइट। उसको पैसों की आवश्यकता है तो अपने हिसाब से फंडिंग जो है वो उसको मिल सके, तो इसके लिए ये इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड की गई है। ये फॉर्मेशन कमांडर्स जो हैं इसके तहत इस्टेब्लिश किए जाएंगे, राइट। ये फॉर्मेशन कमांडर्स के लिए हैं। महामारी के खिलाफ चल रहे प्रयासों के लिए विभिन्न सेवाओं और कार्यों के प्रावधान के अलावा क्वारंटीन सुविधा, अस्पताल स्थापित करना, संचालित करना, उपकरण वस्तुओं सामग्री, दुकानों की खरीद, उपकरणों की मरम्मत के कार्य संबंधी गतिविधियों के हेतु मदद करेगी। यानी कि ये सपोर्ट करेगी कि जो भी पेंडेमिक के समय पर अभी जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि क्वारंटीन फैसिलिटीज को ऑपरेट करना, हॉस्पिटल्स को क्रिएट करना, बनाना, ऑपरेट करना, राइट, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज को अंडरटेक करना यानी कि खरीदारी करना, इक्विपमेंट्स की रिपेयर करना, राइट, आइटम्स को, मटेरियल और स्टोर्स को, और दूसरे जो वेरियस दूसरी जो सर्विसेज हैं उसकी अगर खरीदारी करनी है तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता है कोविड-19 के समय पर, तो वो आसानी से वो व्यवस्था उनको मिल सके, डिफेंस को हमारी या आर्म फोर्सेस को। तो उसके लिए ये चीज की है, ये स्पेशल या इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर जो है वो ग्रांट करी है आर्म फोर्सेस को। अब ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 यहां पर बताई जा रही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज हुई। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन की है उसके द्वारा प्रिपेयर की गई है। इसने क्या चीज बताई है? तो ओवरव्यू बताया प्रोग्रेस का, कि यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान जो फॉरेस्ट का है 2030 का, उसके जो गोल्स हैं और उसके टारगेट्स हैं उसका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, यानी कि उसके गोल्स को अचीव करने के लिए क्या प्रोग्रेस चल रहा है, ये चीज जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई है। तो देखते हैं क्या चीज सामने आई है। तो कोविड-19 पैंडेमिक ने चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं। काफी सारी कंट्रीज आज की डेट में चैलेंज फेस कर रही है फॉरेस्ट को मैनेज करने को लेकर, राइट, क्योंकि हेल्थ केयर में ही काफी सारी कंट्री इतना इन्वॉल्व हो गई है कि फॉरेस्ट की तरफ कंट्री जो है वो ध्यान नहीं दे पा रही है। तो ये एक बड़ा भी चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इंपैक्ट क्या हम लोग को नजर आया, तो मतलब सिर्फ हेल्थ क्राइसिस ही नहीं है कोरोना वायरस, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी इसने क्रिएट कर दिया है, और एनवायरमेंट क्राइसिस भी इसके कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। वही चीज यहां पर बताई है कि हेल्थ क्राइसिस से कई ज्यादा हम लोग को कोविड-19 देखने को मिल रहा है। काफी सारे लोगों की जान गई, काफी सारे लोग गरीबी में चले गए, वही इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट। इनइक्वालिटी हम लोग को देखने को मिली, फूड इनसिक्योरिटी हो गई, राइट। तो इसने वो चीज कर दी कि फ्यूचर वी वांट फर्दर आउट ऑफ रीच, यानी कि हमारे इच्छित भविष्य को हमारी पहुंच से और दूर कर दिया। यानी कि जिस प्रकार का फ्यूचर हम लोग चाह रहे थे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी रहे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहे, डेवलप करते रहे, हम लोग ग्रो करते रहे, राइट, फूड इनसिक्योरिटी ना रहे, फूड की सिक्योरिटी हमें देखने को मिले, इनइक्वालिटी ना हो, इक्वालिटी हो, जेंडर गैप इनइक्वालिटी भी ना हो, इक्वालिटी हो, सब कुछ तबाह कर दिया कोविड-19 ने। इवन अगर मैं आपको जेंडर गैप की जो बात कर रहा हूं या जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं या इश्यूज की बात कर रहा हूं जो महिलाओं ने फेस किया, वो ये भी है कि कुछ रिपोर्ट्स पहले आई थी जिसके बारे में मैंने आपको कवर कराया था कि कोविड-19 के दौरान महिलाओं ने एक्सप्लॉइटेशन झेला है, महिलाओं के अगेंस्ट जो है वो प्रताड़नाएं हम लोग को देखने को मिली। आपको पता होगा ये वाली चीज कि जो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं ने सहा है कोविड-19 के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान जो मेल्स घर पे और उनका दिमाग खराब होता है और फिर वो अपना गुस्सा इस प्रकार के घटिया मेल्स अपना गुस्सा महिलाओं पे उतारते हैं। तो ऐसे घटिया लोग मतलब किस प्रकार की मेंटेलिटी लेकर आए हैं ये लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, या मेंटेलिटी कैसे बन जाती है इनकी कि महिलाओं के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। यार शर्म वाली बात है, जिसको आप शादी करके लेकर आए उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो घटिया लोग।
चलो एनीवेज, तो ऐसी चीजें भी हम लोग को देखने को मिली। और ग्लोबल आउटपुट पर इसका क्या इंपैक्ट हम लोग को नजर आया, तो एस्टिमेट किया गया कि पूरे दुनिया भर का जो ग्रॉस प्रोडक्ट है ये गिरा है 2020 में 4.3% पर इसकी गिरावट हम लोग को नजर आई है। ये 4.3% की इसकी लगभग गिरावट है। इसको आप जो है वो मेंशन कर लीजिए, इसको वो कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 4.3% की इसकी गिरावट 2020 में देखने को मिली है। ये बताया जा रहा है कि वैश्विक महामंदी के बाद से वैश्विक उत्पादन में सर्वाधिक तीक्ष्ण गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ग्लोबल आउटपुट का हम लोग को देखने को मिला है ग्रेट डिप्रेशन के बाद। और इकोनॉमिक फ्रंट की भी अगर हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, यानी कि जो पॉपुलेशन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उनकी जॉब चली गई, उनकी इनकम कम हो गई, राइट। मार्केट का जो एक्सेस है वो गिर गया, वो कम हो गया, मार्केट और इंफॉर्मेशन का एक्सेस। काफी सारी महिलाएं और युवा जो हैं उनको काफी नुकसान जो है वो पहुंचा है एम्प्लॉयमेंट में। उनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाई लॉकडाउन वगैरह के कारण भी, राइट। तो पूरी चीज बंद होने के कारण भी उनको काफी कुछ चीजें झेलनी पड़ी। काफी सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पॉपुलेशन है, स्पेशली वो लोग जो गांव क्षेत्र में रह रहे हैं, रिमोट एरिया में रह रहे हैं, ऐसी प्लेसेस में रह रहे हैं जिन प्लेसेस पर पहुंच की कमी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक्सेस जो है वो पहुंच नहीं पाया, यानी कि हेल्थ केयर एक्सेस वहां पर नहीं पहुंच पाया, वो डिफिकल्टी आई। सरकारी असिस्टेंस प्रोग्राम उन तक नहीं पहुंच पाया, राइट, यानी कि सरकारी सेवा उन तक नहीं पहुंच पाई। बेसिक सर्विसेज वहां पर डिस्टर्ब हो गई। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिला। और इसके अलावा एक इशू और हुआ, जैसे कि कोविड-19 के रिस्क के कारण अपने आप को बचाने के लिए काफी सारे लोग जो है वो अपने अपने गांव पे वापस आ गए। जो माइग्रेंट जो है वो और अर्बन वर्कर जो है उनका जब रिटर्न हम लोग को देखने को मिला, तो क्या हुआ कि जो एरिया है, जैसे कि एक एरिया इंडिजीनियस एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, वो और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक गांव है, गांव के अंदर बेसिक नीड जो है वो ऑलरेडी कम रहती हैं, राइट। बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए सर्विसेज ऑलरेडी कम रहती हैं, राइट। और उस समय और भी ज्यादा लोग आ गए और कोई इनकम नहीं हो रही, किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो यहां पर क्या हुआ, जो रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे ऑलरेडी, लोगों के आने के कारण और लिमिटेशन उसमें बढ़ गई और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया। तो वो वाली चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। और 1 मिलियन स्पीसीज ये एक्सटेंशन के रिस्क पर आ गई और 100 मिलियन हेक्टेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का वो खत्म हो गया 1980 से लेकर 2000 के पीरियड तक। तो इसको हम लोग को डेवलप करने की आवश्यकता थी, बट कोविड-19 के कारण और पीछे हो गए हम लोग, राइट। तो अब क्या करना चाहिए, तो सस्टेनेबली रिसोर्स करना चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए फॉरेस्ट को, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना चाहिए, डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए काम करना चाहिए, फूड सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट्स जो है वो स्टार्टर्स के लिए, इस पर हम लोग को काम करना चाहिए, यानी कि जो भी नए लोग जो जुड़ रहे हैं तो सोशल सेफ्टी जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए, तो इस पर भी कार्य करना चाहिए, इस पर भी पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और ग्लोबल हेल्थ के रिगार्ड में हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट को दोबारा से सेफगार्ड करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए, इन्वायरमेंटल एक्शन जो है वो लेना चाहिए, जो कि जो फ्यूचर जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक जो हो सकता है तो उसके रिस्क को रिड्यूस कर सके, जूनोटिक डिजीज के रिस्क को रिड्यूस कर सके। क्योंकि और इवन पता है, एक तो रिपोर्ट ये भी आई है, अब वो मैंने मतलब अच्छे न्यूज़पेपर पे वाला आर्टिकल इस प्रकार का नहीं देखा है, बट कुछ मतलब एक दो रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि 2028 तक एक और खतरनाक वायरस आने वाला है, मतलब जूनोटिक डिजीज एक और हम लोग को देखने को मिल सकती है। ये ऐसा मतलब जैसे होता ना कि काफी सारे लोग जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, तो वैसी कुछ रिपोर्टिंग इस प्रकार की आई है, बट जब ऑफिशियली आएगी तो फिर मैं अलग से आर्टिकल के थ्रू आपको समझाऊंगा। बट आपने भी सुना होगा इस चीज के बारे में, राइट। बट हम लोग कवर करते नहीं ऐसी चीजें, क्योंकि वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, अंटिल अनलेस की उससे रिलेटेड कोई अच्छे आर्टिकल आए, उससे रिलेटेड किसी अच्छे एडिटर ने उसको फ्रेम किया हो, तब जाकर हम करेंगे। तो बताया जा रहा है कि रिपोर्ट ने यह चीज बोली है कि फ्यूचर के लिए एक्शन लेने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, आने वाले समय के लिए एक्शंस लेने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, जैसे कि ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी करने की आवश्यकता है, राइट। और भी ज्यादा ग्रीनर और इंक्लूसिव इकोनॉमिक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 का थ्रेट जो है उसको टैकल करना है, तो दूसरी चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस जो आज की डेट में फॉरेस्ट फेस कर रहे हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो, इस समय पर अगर हम लोग फॉरेस्ट को छोड़ देंगे और फॉरेस्ट अगर खत्म हो जाएंगे तो फूड इनसिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, उन लोगों के लिए तकलीफ हो जाएगी जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो इसलिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को देखना भी बहुत ज्यादा आज की डेट में जरूरी है। अब गाइस समझते हैं नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो ये है क्या, ये किस चीज का नेटवर्क है? फाइनेंशियल सिस्टम की ग्रीनिंग की बात कर रहे हैं। देखो, इसके नाम से अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें कि ये पहली चीज तो ये एक प्रकार का नेटवर्क है
नेटवर्क यानी कि इसमें काफी सारे लोग जुड़े होंगे, राइट। और फाइनेंशियल सिस्टम की ग्रीनिंग से रिलेटेड है, मतलब कि फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छा करने के लिए, कि कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा रहे, सस्टेनेबल रहे, स्टेबल रहे, राइट। मतलब कि अप एंड डाउन उसमें एकदम ना आए। जैसे कई बार होता है ना कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है कि कभी एकदम महंगाई बढ़ जाती है, राइट, कभी जो करेंसी है वो वीक होने लगती है। तो ऐसी चीज ना हो किसी कंट्री के अंदर, स्मूथ चले, स्टेबल चले, सस्टेनेबल तरीके से फाइनेंशियल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा रहे एक कंट्री का, तो उसका ये नेटवर्क है, राइट। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है सेंट्रल बैंक्स को और इस एनजीएफएस को, राइट, इसके सुपरवाइजर्स को। तो ये एनजीएफएस क्या है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो अब इसको समझो आप। तो 2017 में इसे पेरिस वन प्लैनेट समिट के दौरान लॉन्च किया गया था। ये ग्रुप है सेंट्रल बैंक्स का। सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं आपको पता ही है। जैसे कि हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो वैसे ही दूसरी कंट्रीज के भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं। तो काफी सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स का ये ग्रुप है और सुपरवाइजर्स का ये ग्रुप है। ये किस चीज पर फोकस करता है? तो ये लोग फोकस करते हैं कि एक कंट्री के अंदर एनवायरमेंट और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका डेवलपमेंट हो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं कि आपस में कंट्रीज कौन सी प्रैक्टिसेस जो है वो कंडक्ट कर रही है अपनी कंट्री के अंदर, जिससे कि क्लाइमेट रिस्क, एनवायरमेंट और क्लाइमेट रिस्क मैनेज कर सके वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, राइट। तो इस पर मेनली फोकस किया जाता है। फोकस किया जाता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी के ऊपर, कि इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाना है, राइट। इकोनॉमी को इस प्रकार से बनाना है कि स्टेबल रहे इकोनॉमी, राइट। इसके अलावा इसमें सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और इसका सेक्रेटेरिएट हम लोग को बैंक्वे दे फ्रांस, यानी कि फ्रांस के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को इसकी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज है, सिंपल सी, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसे ज्वाइन किया, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है। अब आरबीआई भी जो है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा बन गई है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, उसने ज्वाइन किया इसको एज अ मेंबर के तौर पर। अब शेड्यूल्ड ड्रग्स लिस्ट की यहां पर बात हो रही है। तो ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है सेंटर को कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जिसकी काफी कालाबाजारी चल रही है, पता ही होगा आपको कि बहुत बुरी इसकी हालत है, मतलब 20-20, 30-30 हजार में ये बिक रहा है और इसका स्टॉक तो बिल्कुल है ही नहीं, और ब्लैक मार्केट में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, बिक रहा है रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर को इंक्लूड कर दिया जाए शेड्यूल्ड ड्रग की लिस्ट में और इसके प्राइस को रेगुलेट किया जाए। क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बोला था कि सरकार को करना चाहिए इस प्रकार की ड्रग्स वगैरह जो है, जो अति आवश्यक जो दवाइयां हैं जिसका उपयोग कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में किया जा रहा है, तो उनके प्राइस को रेगुलेट करने की अति आवश्यकता है, राइट। और डायरेक्शन दिया है, मतलब बेंच के द्वारा, बेंच की जब सुनवाई हुई थी, जब हम लोग को एक सुओ मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन देखने को मिली थी, एक पीआईएल हम लोग को देखने को मिली थी, जिस समय ऑक्सीजन का शॉर्टेज चल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट। इसके अलावा और भी कुछ इंजेक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं, टॉसिलिजुमैब, और हॉस्पिटल के अंदर बेड्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इन सब की कमियों के चलते नागपुर डिस्ट्रिक्ट से एक पीआईएल हम लोग को देखने को मिली थी। तो उसी के बाद बेंच ने ये फैसला लिया कि रेमडेसिविर के जो प्राइस हैं उनको रेगुलेट करने की अति आवश्यकता है आज की डेट में। इसके अलावा और कौन से मेजर सजेस्ट किए गए? तो जो हमारा ये कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, तो इसके प्रोविजन के तहत अगर थोड़ी सी लिबरल इंटरप्रिटेशन इसका किया जाए, मतलब कि इसके प्राइसिंग में चेंजेस जो है वो लाए जाए, तो फिर ये पॉसिबल है कि हम लोग इस प्रकार के ड्रग्स की प्राइसिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। और प्रोविजन जो है ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, ये अलाउ करेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन है या फिर रेगुलेशन है प्राइसेस का ड्रग्स के ऊपर, उसको अलाउ करेगा कि एसेंशियल ड्रग जो है नेशनल कलामिटी के दौरान और एपिडेमिक के दौरान, यानी कि इस महामारी के दौरान जो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनकी आवश्यकता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये कानून जो है वो कुछ प्रोविजंस बनाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करे, राइट, और रेगुलेट करे। तो इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है। और दोनों ही ड्रग्स कंट्रोल एक्ट भी और ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट भी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए रेट्स को फिक्स कर सकती है एसेंशियल ड्रग्स के पेंडेमिक के दौरान। यानी कि कहा गया है कि सेंटर जो है, यूनियन जो है, वो इन दोनों कानून के तहत क्या करे, जो इंपॉर्टेंट और एसेंशियल ड्रग्स हैं, तो इस इमरजेंसी के समय पर इन ड्रग्स के प्राइस को वो रेगुलेट करें सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन पावर्स का उपयोग करती है तो बहुत लंबे समय तक इसके अच्छे प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। और इससे फायदा ये होगा कि एक तो सबसे बड़ा फायदा, कोविड-19 के दौरान जो ब्लैक मार्केटिंग जो चल रही है उस पर रोक लग जाएगी, और इसी वजह से जो फैमिलीज के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है
पैसों का, तो वो भी बंद हो जाएगा, वो भी स्टॉप हो जाएगा। इस प्रकार से अगर रेगुलेट करना शुरू करे सरकार तो। और मेरा तो एक ओपिनियन ये भी है, मेरा उपाय और सजेशन भी ये भी है, रिकमेंडेशन भी ये भी, आप चाहे तो मेंस में भी यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को, कि हॉस्पिटल्स के पास पूरी अथॉरिटी दे देनी चाहिए कि अगर, क्योंकि पेशेंट जो सीवियर पेशेंट है वो हॉस्पिटल ही जाएंगे, तो हॉस्पिटल के अंदर ही पेशेंट को सब चीज प्रोवाइड की जाए, और हॉस्पिटल के अंदर ही स्टॉक में, जैसे हॉस्पिटल का खुद का क्लिनिक भी होता है, आपको ही पता होगा, हॉस्पिटल के अंदर ही दवाइयां होती हैं, तो स्टॉक में एसेंशियल दवाइयों को भी रखें और उसको मेंटेन करें, मैनेज करें हॉस्पिटल, एक्स्ट्रा स्टॉक अपने पास लेकर चले, राइट। क्योंकि हॉस्पिटल जब अपने पास रखेगा तो उसके प्राइस भी जो होंगे, फिर वो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल होगा कि प्रॉपर तरीके से, मतलब जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से पेशेंट का बिल बनाने के लिए। नहीं तो आज की रेट में तो यार हालत इतनी खराब है, 30-30, 40-40 हजार रुपए पर डे के बेड मिल रहा है, सिर्फ बेड, ट्रीटमेंट तो छोड़ दो आप। कोविड-19 के समय पे मेरा एक फ्रेंड है, हैदराबाद में है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी मतलब उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, कोविड-19 उसको भी हो गया, उनके फादर को भी हो गया, तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। एक्चुअली उनका जो ऑक्सीमीटर था उसने एकदम से जो है वो गलत इंडिकेशन दे दिया था, यानी कि 94 से नीचे था, तो वो घबरा गए थे एकदम से, और मेरे ख्याल से शायद 60 के आसपास था, तो वो काफी ज्यादा पैनिक कर गए थे और एकदम हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में जो रिसेप्शनिस्ट थे उन्होंने क्लियर बोला, कैश लगेगा और 40 हजार रुपए पर डे बेड का लगेगा, मंजूर है तो करिए डिपॉजिट 1 लाख रुपए। तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं आजकल। तो सोचिए क्या स्थिति हो गई है इंसान की, जान बचाने के लिए पैसे का मतलब, और वैसे तो पैसे भी आज की डेट में काम नहीं आ रहे, बड़े बड़े लोग जो है उनकी हालत खराब है, पैसे वाले लोगों की हालत खराब है, राइट। बड़ी स्थिति खराब है यार। अब देखो, ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल्स 1945 जो है, इसके अंदर हम लोग को प्रोविजन देखने को मिलते हैं ड्रग्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, राइट। शेड्यूल्स के तहत जो है वो ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है, गाइडलाइंस दी जाती है उनकी स्टोरेज की, किस प्रकार से स्टोर करना है, उनके सेल्स को लेकर गाइडलाइन, उनके डिस्प्ले को लेकर कि ड्रग्स पर क्या चीज डिस्प्ले होंगी, किस प्रकार के कंटेंट जो है वो दवाइयों के ऊपर लिखना होगा, प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, राइट। तो इस प्रकार की चीजें जो होती हैं वो क्लासिफाई की हुई हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और अब देखिए, अब बताया जा रहा है ज़ाइलोफिस दीपाकी, ज़ाइलोफिस दीपाकी, तो ये सांप जैसा हम लोग को देखने को मिल रहा है, सांप की ही स्पीसीज, एक नई प्रजाति हम लोग को सांप की देखने को मिली तमिलनाडु में। छोटा सा सांप है, जस्ट 20 सेंटीमीटर मात्र, मतलब आपका जो स्केल होता है ना, 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है मेरे ख्याल से, छोटी वाली जो स्केल आती है, तो उससे थोड़ा सा और बड़ा मान के चलो, सिर्फ छोटा सा सांप है ये। और इस स्नेक की प्रजाति का नाम रखा है दीपक वीरप्पन जी के नाम पर, जो एक इंडियन हर्पीटोलॉजिस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, सरीसृप विज्ञान वेत्ता हम लोग को देखने को मिलते हैं। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इन्होंने वुड स्नेक को समायोजित करने के लिए एक नए उपवर्ग ज़ाइलोफिनाई का निर्माण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो वुड स्नेक जो होते हैं ना, तो उनकी एक नई सब फैमिली जो है वो इन्होंने जो है वो बनाई है, यानी कि इन्होंने बताया है नई सब फैमिली के बारे में, और ये उनका कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिला है, राइट। तो उन्हीं के नाम पर ये एक नई प्रजाति सांप की है, वो हम लोग को देखने को मिल रही है। और वुड स्नेक की बात करेंगे तो हार्मलेस होते हैं, यानी कि ये हानिहरित होते हैं, मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं होती। और खुदाई करने वाली प्रजातियों के उपवर्ग के जीव होते हैं ये, राइट। खुदाई करने वाली प्रजाति जो सॉइल को डिग करते हैं, राइट, फार्म्स वगैरह में, यानी कि मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं ये, राइट। और वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट में हम लोग को ये देखने को मिलते हैं, उसकी जो लकड़ियां वगैरह जो होती है तो उस पर लटके हुए हम लोग को नजर आते हैं, राइट। तो उस वहीं पर ही मौजूद रहते हैं। और खेतों में मिट्टी खोदते भी पाए जाते हैं सांप, राइट। तो मिट्टी खोदने की इनकी वो होती है, राइट। और अब लास्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की यहां पर बात हो रही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियर कर दी है कि सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा 6 P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया को। P8I लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे बोइंग के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इंडिया के लिए, इंडियन नेवी के लिए। P8I एयरक्राफ्ट जो है, इसे डिजाइन किस पर्पस के लिए किया गया है कि कोस्ट लाइन जो है, बड़ी जो कोस्ट लाइन जो होती हैं, समुद्री तट जो हम लोग को बड़े देखने को मिलते हैं, और जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, यानी कि इंडिया के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, इंडिया की टेरिटरी के नजदीक जो पानी वाला क्षेत्र, समुद्र वाला क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एयरक्राफ्ट डिजाइन किए गए हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कंडक्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस, मैरीटाइम पेट्रोल, सर्विलेंस और रिकनसाइंस मिशन के लिए ये एयरक्राफ्ट जो है वो उपयोग में लिए जाएंगे। और ये था लास्ट टॉपिक। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, लाइक का बटन हिट कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा लेक्चर को। और अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी 2021 में अपीयर होने वाले हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टोटल 25 टेस्ट हैं इसके अंदर, हर एक टेस्ट 100 क्वेश्चन का है,
और 15 इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, मॉक टेस्ट, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। हर एक टेस्ट का आपके लिए डिटेल सोल्यूशन दिया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि डेली बेसिस पर आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होती है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रीलिम्स 2021 से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और काफी अफोर्डेबल रेट में ये टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। सीसेट में अगर आप कमजोर हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करिए। हिस्ट्री कोर्स आप ले सकते हैं, इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई गई है, और अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है, बाकी एंशिएंट और मेडिवल इसमें कंप्लीट हो चुकी है, और इसके पूरे डेमोज वगैरह भी अवेलेबल है। आप डेमो क्लासेस लीजिए, डेमो क्लासेस पसंद आए तो फिर आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आपका है तो बिना कुछ सोचे डेफिनेटली इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि जो फैकल्टी इसमें सोशियोलॉजी पढ़ा रही हैं उन्होंने पर्सनली जीरो से तैयारी करवाई है रैंक 5 की। रैंक 5 यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर एक स्टूडेंट की 0 से तैयारी कराई, और आज की डेट में वो कलेक्टर है, रैंक 5 है उनकी, राइट। और मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में जो आप ये डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर देखते हैं उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, आपको उसके हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन रिवीजन के लिए दिया जाता है, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। बाकी आपको करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, मंथली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, तो उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, एक ऑफर भी है, वो भी आप ले सकते हैं। और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप 9713282838, क्या 9713282838, ये फोन नंबर मेरा अपने मोबाइल में सेव कर लो। व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, कोरोना वायरस से बचे रहिए, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑल द बेस्ट।